दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु अर्थात 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टरी का प्रशिक्षण लिया था। करमचंद गांधी पोरबंदर, बंकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कवा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद ही की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। आगे है सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल संधियाँ थी, सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से अपने सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता है। आगे है गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावशाली अस्त्र मानते थे और इसे उन्होंने अग्निबाण कहा है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण अर्थात सेल्फ कंट्रोल बताया था। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका, उस समय डरबन गए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। जनवरी 1915 में भारत लौटे। जनता ने बड़ी
गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया था। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। ध्यातव्य है कि गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने बम्बई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। आगे विकेंद्रीकरण सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राजविहीनता समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता के प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्तियाँ है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। आगे है महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। आगे है इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। आगे है रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से गांधी जी ने काफ़ी प्रभावित हुआ और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना।
गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों अर्थात चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद और खेरा में हिस्सा लिया। चंपारण तथा खेरा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह अर्थात सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भाग भूभाग में नील की खेती करना आवश्यक है, जिसे 3 कठिया प्रथा के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अबाबों अर्थात करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की, जिसे गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेवी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। NG रंगा ने भी महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। आगे है, गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। मालिकों के इस व्यवहार को उन्होंने गंभीरता से लिया तथा मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने तथा संघर्ष तेज करने के लिए इन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला लिया। इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने को राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। वर्ष 1918 में गुजरात के खेरा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेरा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। आगे है, नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जमना लाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर,
कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। वे वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए तथा जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तथा गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। आगे है चार्ल्स एंड्रयूज अर्थात दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इसका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारा में हुआ था। इनके अतिरिक्त वे नवंबर में भी यहां आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि तथा वहां के लिए निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों को पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हो सके। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषित का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, करमचंद गांधी दीवान थे? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी राज्यों के अर्थात पोरबंदर के, राजकोट के और बंकानेर के। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बंकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस
पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? तो इसका उत्तर है डी, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो इसका उत्तर है सी, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, एम के गांधी समर्थक थे? तो इसका उत्तर है डी, दार्शनिक अराजकतावादी के। गांधी जी के विचारों के आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? तो इसका उत्तर है बी, सत्य तथा अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था? तो इसका उत्तर है ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर है डी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी जी के राज संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो इसका उत्तर है डी, हड़ताल को। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये गलत है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरता रूप है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात गरीबों का अस्थायित्व। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो इसका उत्तर है ए, आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इसका उत्तर है बी, 21 वर्ष। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो इसका उत्तर है ए, 1915। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो इसका उत्तर है बी, पीटरमारिट्सबर्ग। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो इसका उत्तर है बी, कलकत्ता अधिवेशन
1901 महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो इसका उत्तर है बी, अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे खाली स्थान कहा जाता था। तो इसका उत्तर है सी, सत्याग्रह आश्रम। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है। तो इसका उत्तर है बी, फिनिक्स। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने फिनिक्स में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। तो इसका उत्तर है सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचालक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका उत्तर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले अपने राजनैतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनैतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले ने इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। तो इसका उत्तर है बी, जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इनके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना है। अब अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें नहीं है। तो इसका उत्तर है डी, सत्ता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उनमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। तो इसका उत्तर है बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। तो इसका उत्तर है डी, महात्मा गांधी ने।
सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है ए अर्थात भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतनी ही भिन्न है जितना दक्षिण ध्रुव उतनी ध्रुव से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो इसका उत्तर है बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात 1, 2, 3, 4 अर्थात सबसे पहले चंपारण, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल और फिर खेरा और चौथे नंबर पर असहयोग आंदोलन हुआ। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कालक्रम आप देख सकते हैं, चंपारण 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में, खेरा 22 मार्च 1918 को, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका उत्तर है सी, चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपने जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अववाबों अर्थात करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 1, 2, 3, 4 अर्थात सभी सही हैं। तो आइए पढ़ते हैं। एक में है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। वहीं दूसरा, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तीसरा, उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। और चौथा है, वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई
महात्मा गांधी का अल्पायु अर्थात 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टरी का प्रशिक्षण लिया था। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसे महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इसका उत्तर है बी अर्थात व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी से अर्थात रस्किन से, थोरो से और टॉल्स्टॉय से। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो इसका उत्तर है ए स्वदेशी आंदोलन। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1915 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। शेष तीनों आंदोलन को गांधी जी ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसका उत्तर है सी बरदौली। गांधी जी ने खेरा आंदोलन अर्थात खेरा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी अर्थात जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, बी असहयोग आंदोलन शुरू किया और सी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका उत्तर है डी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा था किसने जोड़ा गया कब? तो इसका उत्तर है ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो इसका उत्तर है सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इसका उत्तर है सी प्यारेलाल। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी
महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इसका उत्तर है सी, वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है बी, 20 दिसंबर 1920 को। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ आए थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो इसका उत्तर है सी, जेबी कृपलानी। प्रश्नगत विकल्प में गांधी जी के अनुयायियों में से जेबी कृपलानी पेशे से केवल शिक्षक थे। शेष अन्य ने मुख्यतः पेशे के रूप में वकालत के कार्य को चुना था। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया था, लेकिन मुख्यतः यह वकील थे। अगला प्रश्न है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो इसका उत्तर है बी, जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। तो इसका उत्तर है सी, जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी, सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो इसका उत्तर है सी, रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहते थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो इसका उत्तर है बी, यरवदा। यरवदा कारागार में गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभव एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो इसका उत्तर है बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो इसका उत्तर है डी, जवाहरलाल नेहरू।
29 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अहंकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो इसका उत्तर है सी, माउंटबेटन ने। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा, जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते, वे काम गांधी जी ने कर दिखाया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? अगला प्रश्न है तो इसका उत्तर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो इसका उत्तर है सी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वर्ष 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो इसका उत्तर है बी, M.K. गांधी। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? तो इसका उत्तर है सी, M.K. गांधी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था तथा उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी-मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन के बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो इसका उत्तर है सी, अहमदाबाद की हड़ताल। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर है डी, वाराणसी में। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग
पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पत्ती कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्त दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए तथा किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी भी इनके सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो इसका उत्तर है डी, मजदूर ने। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो इसका उत्तर है बी, अहमदाबाद संघर्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो इसका उत्तर है बी, सूती मिल कामगारों के लिए। अगला प्रश्न है गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य में के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो इसका उत्तर है ए, दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे। अगला प्रश्न है गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, वे यूएसए में मशीनरीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो ये गलत है। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए और इन बातों को आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था, जबकि विकल्प ए, बी तथा सी का समर्थन गांधी जी करते थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गांधीयन इनोवेशन अर्थात गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है डी, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन अर्थात गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. मार्शेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका उत्तर है डी, चंपारण सत्याग्रह। खेरा 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी का ध्यान आकर्षित किया? तो इसका उत्तर है बी, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था? तो इसका उत्तर है ए,
3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका उत्तर है डी, चंपारण। अगला प्रश्न है, गांधी का चंपारण आंदोलन था, तो इसका उत्तर है डी, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। अब अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इसका उत्तर है बी, 3 कठिया। अगला प्रश्न है, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती। अगला प्रश्न है, 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो इसका उत्तर है सी, चंपारण नील की खेती से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसके बारे में बतलाइए। तो इसका उत्तर है बी, केवल 2 सही है, अर्थात चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्याओं की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? तो इसका उत्तर है डी, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो इसका उत्तर है ए, महात्मा गांधी। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योग का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। उन्होंने मशीनों के प्रयोग से स्थान पर श्रमपरक उद्योग को अधिक महत्व दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थी जहां के निवासियों की सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पादों से पूरी हो सके। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका उत्तर डी, जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात अनुग्रह नारायण। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे। इनके सदस्य थे DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G रैनी, जबकि MEL टेन्नर सचिव थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो इसका उत्तर है सी, चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा न पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी की फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं
अन्य गैर कानूनी अवबाबों अर्थात करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका उत्तर है बी, चंपारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है सी, चंपारण। अब अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो इसका उत्तर है ए, चंपारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो इसका उत्तर है सी, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात यह प्रथम आंदोलन था जिसे के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था तथा वह प्रथम आंदोलन जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था रॉलेट सत्याग्रह 1919 था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में प्रथम 3 कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका उत्तर है ए, महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। वर्ष 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपीय बागान मालिकों के अत्याचारों के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जेवी कृपलानी आदि थे। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात एन.जी. रंगा ने। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो इसका सही कथन है ए, अर्थात केवल एक, अर्थात अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उन्हें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 सही नहीं है। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर किसान आंदोलन और किसान सभा के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।